हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका द स्टोरीड हाउस, जो कि आपका MEG 13 में है। ब्लॉक नंबर 4 में आपका ये है शॉर्ट स्टोरी जिसे लिखा है वमन हॉवेल ने। उसको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है द पॉइजन ब्रेड, आप उसे देख सकते हो, क्योंकि द पॉइजन ब्रेड और द स्टोरीड हाउस दोनों साथ में कंपेरिजन में आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही ब्लॉक के अंदर आपके हैं, दोनों स्टोरीज़ हैं। तो पहले हम अगर राइटर की देख लें कि राइटर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो वुमेन है वो महाराष्ट्र से थे, ठीक है, क्योंकि महार की हम बात कर रहे हैं। महार लोगों के बारे में इनकी स्टोरी है। महार लोगों का इन्होंने एक अपना प्रोटैगनिस्ट ले रखा है। इन्होंने अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन करी हुई है। इनके कुछ फैक्ट है जो आपके स्टोरी में देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ये चीज़ कि इनके जो फादर थे उन्होंने डॉकयार्ड में काम किया है, ठीक है, जो कि मुंबई के डॉकयार्ड होते हैं, जैसे कि सामान उतरता है चढ़ता है, इन सब का जो वर्क होता है वहाँ पे उन्होंने काम किया है। इसीलिए इनको एक चांस मिला था कि ये अपनी एजुकेशन को मुंबई में परस्यू कर सके अपने फादर के साथ रहते हुए। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, जो कि अम्बेडकर जी ने इस्टेब्लिश किया था एक ज़माने में, 1946 में बोल रखा है। उसके बाद इन्होंने इंडियन रेलवे में वर्क किया है। बाद ये रिटायर हुए थे वहाँ से एज एन सुपरिटेंडेंट। तो ये चीज़ जो है ये इनकी इंफॉर्मेशन थी, जो कि बायोग्राफी में से हो सकती है मतलब, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन इनके वर्क में देखने को मिल जाएगा। अगर इनकी बात करें कि इनको जानते किस लिए हैं हम, तो फेमस कथाकार के नाम से हम इनको जान सकते हैं। फेमस है ये महाराष्ट्र में इसके लिए। इनकी जो एक स्टोरी थी, इनकी फर्स्ट स्टोरी थी जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसको हम बोलते हैं मानस, मतलब कि ह्यूमन बीइंग। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस पब्लिश करे थे स्टोरीज़ के, वो यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। इनके नाम थोड़े अलग हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने जो दलित कास्ट है उन्हीं को देखा या फिर उनके ऑपरेशन को ही देखा है, उनका सप्रेशन देखा है। इन्होंने ऑब्जर्व किया है स्लम एरियाज़ को भी, क्योंकि ये मुंबई में रह रहे थे उस टाइम पे। और इनका मानना क्या था कि हर एक पर्सन जो भी, जिसको वो लाइफ नहीं मिल रही है, जिसका प्लाइट हो रही है, मतलब जिसको ऑप्रेस किया जा रहा है, वो सब जो वीकर सेक्शन, उन सबको कहीं ना कहीं बोलने की ज़रूरत है, उनको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दलित्स की बात करेंगे या फिर ऐसे किसी अनटचेबल्स की बात करेंगे, सिर्फ नहीं, हमारा जो कंसर्न होना चाहिए, इनका जो कंसर्न था वो किसके लिए था, हर एक ह्यूमन के लिए, कि कोई भी अगर कोई विक्टिम है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, अपर कास्ट उसे कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है उनके राइट्स को, तो वो उनका एक मेजर एरिया था जो वो देखते थे, कंसर्न एरिया था उनका। उसके बाद हम क्या है कि इनका इश्यूज़ क्या था, इशू ऑफ वी के अंदर डाउन ट्रोडन, मतलब कि डाउन ट्रोडन जो नीचे के तबके के लोग होते हैं। मेनली हम बात करें दलित्स की, या फिर हम बात कर सकते हैं जो वीकर सेक्शन है, जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, क्योंकि हम बात करें मार्जिन से, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन, तो दलित लिटरेचर यहाँ पे स्पेसिफिक हम देख रहे हैं उसको। तो ये तो था इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। अगर हम इनके कैरेक्टर को देखें तो ये रहा इनका कैरेक्टर। छोटे से ही सिर्फ तीन ही कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर तीन ही। एक बायाजी है जो कि महार है, ठीक है, महार कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद भुजबा है, ये कौन है, ये एक कहीं हम बोल सकते हैं एक तरीके से कास्ट ब्राह्मण है, ठीक है। और उसके बाद कौंडिबा है, कौंडिबा पाटिल, ये भी एक कास्ट ब्राह्मण है। तो ये कुछ इसमें तीन ही कैरेक्टर हैं, इनके ऊपर पूरी स्टोरी बेस हो रखी है। सबसे पहले स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में बता रखा है कि ये जो बायाजी हैं ये क्या है, महार कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये अभी अभी अपने नेटिव विलेज में लौट रहे हैं। इनकी एक लोग यहाँ पे काम करते थे और अब ये डॉकयार्ड से अपने गाँव में लौट रहे हैं, ठीक है, 60 एजेस पे। अब क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लौट रहे हैं तो इनके पास पैसा भी है, और ये क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कुछ काम करेंगे उन पैसे से। इन्होंने वहाँ पे कितने दिन तक रहे हैं मुंबई में, अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स तक वहाँ पे थे। अब ये लौट रहे हैं। फिलहाल ये क्या है, ये बुद्धिज़्म जो है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, बुद्धिस्ट बन चुके हैं। अगर आप इनको देखोगे और जो हमारे राइटर हैं वुमेन को देखोगे, तो वुमेन हॉवेल जो है उनको देखोगे, तो कहीं ना कहीं दोनों का कैरेक्टर सेम ही है। वो भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बाहर मुंबई में थे, वो भी डॉकयार्ड में वर्क करते थे, उनके फादर भी थे बाहर ही। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आगे बोला गया है कि ये कन्वर्ट हो चुके हैं, और इसमें आगे की एक लाइन बोल रखी है कि कन्वर्जन जो है उनका, बुद्धिज़्म में कन्वर्जन है, उसने उन्हें एक तरीके से नया वे दिया है लाइफ को जीने का, कि वो अब लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं। उन्होंने मुंबई में इतने दिन तक काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो चुका है बाकी की कम्युनिटी से, क्योंकि एक महार कास्ट से थे, तो इनके जो बाकी की कम्युनिटी है उनके व्यू से इनके व्यू पॉइंट थोड़े से चेंज हो गए हैं।
अब आगे बताया गया है कि ये जो बायाजी हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं और जब रास्ते में एक पर्सन मिलता है, ठीक है, ये आ रहे होते तो रास्ते में एक पर्सन मिलता है जो कि ब्राह्मण है, अपर कास्ट का है। तो ये उसे क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग्स टू यू सर, हाउ आर थिंग्स विद यू। कि मतलब जो लैंग्वेज है ग्रीटिंग्स टू यू, तो ये बल्कि ये इस तरीके की लैंग्वेज महार यूज़ नहीं करते थे, वो कैसे वर्ड यूज़ करते थे, योर स्लेव, माई हम्बल सैल्यूटेशन टू यू सर, इस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ करते थे। लेकिन इन्होंने कैसे बोला, ग्रीटिंग टू यू सर, हाउ आर थिंग्स विद यू, कि आपके पास थिंग्स कैसे चल रही है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है। और इस तरीके की जो ग्रीटिंग थी वो ये जो बुजबा है ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो ग्रीटिंग, इसी को बोला गया होता है। इसको क्यों नहीं पसंद आता है, क्योंकि ये है वो पर्सन जो कि क्लास हिंदू को शो करेगा, अपर हाई क्लास सोसाइटी को शो करेगा। इसको क्या पसंद है कि स्टीरियोटाइप ही रहे, जो चीज़ें जैसी थी वो वैसी ही रहे, जो ओल्ड पुराना कस्टम है वही चलता रहे। और कस्टम में क्या है कि इस तरीके से बोला जाए, माई हम्बल सैल्यूटेशन टू यू सर, हाउ हु आर माई फादर एंड मदर, मतलब कि तुम मेरे माई बाप हो, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके के सैल्यूटेशन उसे पसंद है। ये जो बूजाबा है इसको ऐसा पसंद था, लेकिन ये सामने वाला बाया जी क्या बोल रहे हैं, ग्रीटिंग्स टू यू। तो यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज हो रहा है, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और उसके रिस्पॉन्स में वो क्या बोलता है, ये जो बुजबा ये बोलता है, डू यू थिंक यू कैन बिकम अ ब्राह्मण मेरली बाय सेइंग ग्रीटिंग्स, कि तुम्हें लगता है कि तुम ग्रीटिंग वर्ड बोल के, ग्रीटिंग्स बोल के तुम ब्राह्मण बन जाओगे क्या, तुम अपनी पोजीशन को भूल गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम बुद्धिस्ट हो गए हो, कन्वर्ट हो गए हो, तुम्हारी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बोल देते हैं यहाँ पे। अब इस टाइम पे क्या होता है, एक चीज़ बोली गई है कि ये जो बाया जी है ना, ये जो बाया जी हैं इनके दिमाग में एक चीज़ आती है और वो चाहते हैं, इनको ऐसा मन करता है, इसमें लाइन बोली गई है, वॉज टेम्प्टेड टू नॉक हिम डाउन विद हिज बॉक्स, कि उनके हाथ में जो बॉक्स होता है उनका मन करता है कि उसी बॉक्स से वो बुजबा का सर फोड़ दें, ठीक है। ये इनके माइंड में चल रहा होता है, हालांकि वो करते नहीं हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आपका कंपैरिजन आता है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगी कि दोनों स्टोरी के बीच में क्या कंपैरिजन आ रहा है। लेकिन वैसे कुछ करते नहीं है और वहाँ से नॉन इम्पल्सिव होकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या है, अब जाते जाते ये बूजाबा से क्या पूछता है कि ये पूछता है कि तुम जो रिटायरमेंट में आए हो तो तुम्हें कुछ पैसे भी मिले होंगे, तो कितने पैसे मिले हैं। तो ये जो बाया जी हैं ये बोलते हैं कि मुझे नियरली कितने मिले हैं, सम 2,500 रुपीज़, मतलब कि 2,500 के आसपास उन्हें कम से कम नियरली मिले हुए हैं। अब इतना पैसा उस इस ये जो बुजाबा है इसके लिए हजम करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हालांकि ये अब इतना वो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रकम हुआ करती थी, इतने पैसे बहुत होते थे। तो आगे की स्टोरी में ऐसे ही चलेगा। अब जो ये बाया जी हैं ये इनका क्या प्लान है, ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे अब गांव में आए हैं तो ये सोच रहे हैं कि मैं कपड़े ले लूँगा या फिर मैं ऐसा कर लूँगा, मैं खाने पीने के लिए ये खा लूँगा वो खा लूँगा। इनके माइंड में एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि वो क्या करेंगे कि स्टोरी हाउस बनाएंगे। स्टोरी का मतलब आप समझते हो, मंजिला, जैसे कि हम एक स्टोरी दो स्टोरी, ऐसे ना हम बोलते हैं कि 2 मंजिला घर है, 3 मंजिला घर है, तो उसको इंग्लिश में स्टोरी हाउस कहते हैं। बस स्पेलिंग में जैसे कि आप स्टोरी की स्पेलिंग लिखते हो ना, बस जैसे कि स्टोरी की आप लिखते हो ऐसे वाली, तो ये वाली स्टोरी कहानी वाली होती है। यहाँ पर अगर आप ई लगा दोगे तो वो घर के लिए यूज़ होने लग जाता है। तो इतनी चीज़ें, तो इनका पूरा का पूरा कंसर्न ये है कि वो घर पे जब यहाँ पे अपने नेटिव विलेज में आए हैं तो वो एक स्टोरी हाउस बनाएंगे। किस लिए, उन्होंने जितने भी पैसे कमाए हैं उससे, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो इनकी फैमिली है एक लंबी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो वहाँ पे लोगों को ऐसी दिक्कत ना हो कि लोग अपने नीज को इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, किसी को किसी का पैर टच हो रहा है, तो ऐसा ना हो। उनकी फैमिली के लिए एक अच्छा स्पेस हो जाए कम से कम कि लोग रह सके, तो ऊपर घर बनाया जाएगा तो सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। उनका ये पूरा कंसर्न था कि एक अच्छी ज़िंदगी वो जी सकेंगे, एक फाउंडेशन यहाँ पे बन सकेगी। अब यहाँ पे आगे स्टार्ट होती है कि इसी के सहारे, इसी को माइंड में रखते हुए वो फाउंडेशन रख देते हैं, मतलब कि घर की नींव रख देते हैं कि वो स्टोरी हाउस बनाने वाले हैं। अब इस चीज़ की जो बात है वो फटाफट से पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि उनके गांव में किसी के पास भी स्टोरी हाउस नहीं है, सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के। और वो पर्सन कौन है, वो है हमारा ये पर्सन पाटिल, ठीक है। कौंडिबा पाटिल एक ब्राह्मण है, ये अपर कास्ट हेडमैन है, वैसे तो हेडमैन है विलेज का। और ये सिर्फ ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास स्टोरी हाउस है, जिसके पास मंजिला घर है, हो सकता है 2 मंजिला हो या फिर जितना भी है उस तरीके का। और इसको ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है कि ये जो एक महार कास्ट का बंदा, मतलब कि हमारा जो बाया जी है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये बाया जी जो कि महार कास्ट से अनटचेबल क्रिएचर है, वो मेरी बराबरी करना चाहता है, मेरे जितना घर बनाना चाहता है। इसमें एक लाइन बोली गई है, दैट बाया जी एन अनटचेबल क्रिएचर शुड थिंक ऑफ ए राइवल स्टोरीड हाउस वाज टू मच फॉर कौंडिबा टू बियर, कि मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो एक अनटचेबल क्रिएचर और वो मेरे जितना राइवलरी करके एक घर बना लेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं।
अब वो क्या करता है, कौंडिबा जाके क्या बोलता है बायाजी को कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना घर बना के मेरे जितने बन जाओगे, तुम्हें अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि पुअर कहाँ पे रहते हैं, अपना एक कॉटेज बनाओ बस। और तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। इतना बोल के वो वहाँ पे चला जाता है। अब यहाँ पे जो बायाजी है वो थ्रेटन करा गया है, ठीक है, एक तरीके से उसको धमकाया गया है कि तुम ऐसा नहीं बनाओगे, वैसा नहीं बनाओगे, और तुम ऐसा घर नहीं बना सकते हो। तो बायाजी अब क्या सोचते हैं, बायाजी अपना प्लान चेंज कर देते हैं। अपना जो स्टोरी हाउस का उनका एक प्लान था कि वो ऐसी स्टोरी हाउस बनाएंगे, तो वो उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। और वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा घर बनाते हैं, वो एक नॉर्मल घर बनाते हैं, 3 डायमेंशन का एक नॉर्मल घर बनाते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें एक छोटा सा ऊपर से इस तरीके से छोटा सा एक स्टोरी टाइप में बना देते हैं, जो कि सामने से देखने पे पता नहीं चलता है कि उस घर में कोई भी एक दूसरा मंजिल है। लेकिन अंदर से किचन से होते हुए उसकी एक स्टेयर्स यहाँ पे जाती है, जो कि ऊपर से कनेक्ट करती है। वो सिर्फ उनको पता है। अब इस घर का एक तरीके से जब हम बोलते हैं कि उद्घाटन हो रहा होता है हमारे यहाँ पे, जिस तरह हम बोलते हैं, तो अब वो घर अगर बन के कंप्लीट हो चुका है, तो उस घर के लिए एक ट्रेडिशनल हाउस वार्मिंग करी जाती है। बहुत सारे यहाँ पे सिंगर्स बुलाए जाते हैं, बहुत सारे क्या मतलब डिवोशनल सिंगर्स जो कि आएंगे, कुछ गाने गाएंगे, कुछ ट्रूप्स आता है उनका, एक पंडाल सजाया जाता है। पंडाल आप समझते हो, एक तरीके से ऐसे फ्रंट पे, घर के सामने ऐसे फ्रंट पे बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे 4 पिलर्स होते हैं, तो एक पंडाल सजाया जाता है वहाँ पे। और इनके 2-3 जो लड़के हैं वो सब उसे सजा रहे होते हैं पूरे दिन, 2-3 दिन उसी में काम करते रहते हैं। और शाम होती है तो उनमें लाइट्स लगाई जाती हैं, सब कुछ डेकोरेट किया जाता है पंडाल में। और यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के गाने स्टार्ट करे जाते हैं, लॉर्ड बुद्धा के गाने स्टार्ट करे जाते हैं, उनके लिए प्रेजिंग सॉन्ग्स गाए जा रहे होते हैं। तभी ये जो कौंडिबा पाटिल है ये यहाँ पर आता है, और वो क्या देखता है, वो देखता है कि यहाँ से होते हुए ऊपर कुछ है। तो वो और उसके साथ जो 2-3 पर्सन आए होते हैं वो ऊपर जाके देखते हैं, तो देखते हैं कि एक स्टोरी बनी हुई है, एक एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। और उस कमरे में क्या है, उस कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि लॉफ्टी चीज़ें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, ग्रेट मैन के पिक्चर, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा के पिक्चर्स हैं, अम्बेडकर जी के हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले के हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के वहाँ पे पिक्चर्स, फोटोज़ वोटोज़ लगी हुई हैं। और इनको ये चीज़ें बिल्कुल भी हजम नहीं है, तो स्वेलो नहीं होती हैं। उन्हें लगता है कि एक अनटचेबल वॉर्म, इसमें लाइन बोली गई है, दिस अनटचेबल वॉर्म हैज़ गॉट अ स्वेलन हेड, मतलब कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है कि उसके मना करने के बाद भी उसने ऐसा किया, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या प्लान करता है, ये प्लान करता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके बाद। तो क्या होता है, उस टाइम एक तरफ फंक्शन यहाँ पे चल रहा होता है, सारा सब कुछ चल रहा होता है। ये पाटिल और इसके लोग मिलके क्या करते हैं, इस घर के चारों तरफ आग लगा देते हैं, मतलब कि जो घर है वो चारों तरफ से उसमें लपटें पकड़ रही हैं, उसमें आग आ चुकी है, पूरा घर उसका जल जाता है। और जलते जलते जब उसका घर जल रहा होता है, तो ये जो बायाजी हैं ये कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन ऑफ कोर्स वो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि घर में एक बार अगर आग लग गई तो एक पर्सन के हाथ में नहीं है उसे हैंडल कर पाना। वो सब कोशिश करता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता, लास्ट में जो उसका पूरा घर है वो राख में बदल जाता है। अब ये रोते रोते अपने सन से क्या बोलता है, एक लाइन बोलता है, सन्स आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ स्टोरी हाउस, कि अब तुम्हें क्या करना है, कि स्टोरी हाउस बनाना है, और मेरी कोई विश नहीं है, लास्ट विश नहीं है। और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो इसके सन्स हैं, इसके जो बेटे हैं, वो क्या करते हैं, रोना छोड़कर खड़े होते हैं, और जितने भी हमारे टूल्स होते हैं खुदाई करने वाले उनको उठाते हैं, और फिर से एक नई फाउंडेशन को स्टार्ट करते हैं कि अब वो एक स्टोरी हाउस बनाएंगे। अब वो ऐसा घर नहीं बनाएंगे जिसको इन्होंने अप्रूव किया है, अब वो एक स्टोरी घर बनाएंगे जैसा वो चाहते थे। और ये यहीं पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही डिफरेंट हो रही है। एंडिंग यहाँ पे रिवोल्यूशनरी वे में हो रही है कि हमें उस चीज़ को, वो एक तरफ दिखा रखा है ना कि वो नींव खोद रहे हैं, कि एक तरीके से वो यहाँ पे फाउंडेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, खोदना स्टार्ट कर रहे हैं, डिग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो जो उनका जो डिगिंग का प्रोसेस है उसको एक तरीके पे दिखाया गया है कि जब तक तुम जड़ों को नहीं हटाओगे, वो जो अनटचेबिलिटी को फैला रही हैं, वो जो अनटचेबिलिटी को प्रोग्रेसिव वे में आगे कर रही हैं, तो तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो जो आपकी रूट्स हैं, वो जो आपको पकड़ के रख रहे हैं, वो काटनी पड़ेंगी। वो जो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है अनटचेबिलिटी का कि नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकते, आपको वो पहले हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की जो आपके पेपर में पूछी जाती है, और वो है आपका कंपैरिजन। इस स्टोरी के बीच में कंपैरिजन, प्लस आपकी जो द पॉइजन ब्रेड है उसमें कंपैरिजन। देखो दोनों में ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो बायाजी का कैरेक्टर है, इसमें जो इनका कैरेक्टर है ये अग्रेसिव कैरेक्टर है, ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
किसी ने इनको कुछ बोला तो वो मान रहे हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, थोड़ी सी सबमिसिव नहीं है। लेकिन जो हमारी पॉइजन ब्रेड जो स्टोरी है उसमें जो इतालिया का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव है। वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करता है, वो किस तरीके से किक कर दिया जाता है, या वो किस तरीके से ब्रेड को लेके चला जाता है वो लैंग्वेज, और या फिर वो किस तरीके से उस पाटिल को बोलता है कि उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। लेकिन जब हम बाया जी की लैंग्वेज देखते हैं तो यहाँ पे एक लाइन बोल रखी है ना कि उसका मन ऐसा कर रहा था कि वो उसे नॉक हिम डाउन कर दे, लाइक नॉक हिम विद अ बॉक्स, जो उसके हाथ में बॉक्स होता है उससे उसका सर ही फोड़ दे, ऐसी चीज़ें। तो जो लैंग्वेज यूज़ कर रखी है वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, दोनों के कैरेक्टर में कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरी तरफ वो मना कर रहा है। एक तरफ उसने सोचा कि अगर हम पॉइजन ब्रेड की बात करें तो उसमें लास्ट में क्या होता है, जो महादेव है वो क्या सोचता है कि वो रिवोल्यूशन करेगा, लेकिन वो कैसा वॉलेंट नहीं होगा, वो लोगों को इकट्ठा करके करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाया जी के सन्स क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अब बात सिर्फ एंगर की है, वॉयलेंस की भी हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं डिगिंग, फाउंडेशन अपनी स्टार्ट कर देते हैं द स्टोरी हाउस की। तो डिफरेंस आप आराम से, अगर आपको दोनों स्टोरी पता है, आप आराम से लिख दोगे वहाँ पे। तो यह स्टोरी इतनी सी थी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पेपर देना। बाय।